खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी मैंने मार्क तुल्ली की इस किताब नो फुल स्टॉप इन इंडिया, मार्क तुल्ली की किताब है ये, और इसकी पहली ही कहानी है जातिवाद के ऊपर। आजकल सारे समाज के अंदर जातिवाद फैला हुआ है। जाति के नाम पर समाज को तोड़ा जा रहा है। जैसे पहले 1947 से पहले हिंदुस्तान के अंदर 600 के लगभग रियासतें थी और उन रियासतों के राजा होते थे, और अधिकतर राजा जो नहीं वो अंग्रेजों के फॉलोवर थे, वरना तो अंग्रेजों ने कोई छोड़ा नहीं। इसी तरह से समाज के अंदर जातियों के नेता पैदा कर दिए गए हैं, और वो तो 600 से भी ज़्यादा हैं। मेरा कहने का मतलब ये, पूंजीवादी पार्टियां चाहे वो कोई भी हो, वो समाज को आज जातियों के नाम पर तोड़ रही है। और जातियां इस समाज के अंदर कितनी गहरी हैं, ये मार्क तुल्ली अपनी एक कहानी के अंदर बताते हैं। मार्क तुल्ली कहते हैं, मेरा एक स्वीपर था और बाद में उसका प्रमोशन हो करके जो नहीं उसको मैंने रसोइया भी बना दिया। वो मेरा रसोइया भी रहा और मुझे बहुत प्यारा था। उसका नाम रामचंद्र था। जब मैंने उससे पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उसने बताया, ये तो मुझे पता नहीं उम्र क्या है, मेरा जन्म कितने सन के अंदर हुआ, लेकिन मार्शल वाली साल, झगड़े वाली साल जो 1947 में हमारे देश का पार्टीशन हुआ, उस समय मेरी उम्र 4-5 साल थी। मैं एक बच्चा था। उसका पिताजी लाहौर के अंदर स्वीपर होता था। वो बड़ा हेल्दी था, लेकिन एक दिन रात को अचानक बीमारी से उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उस समय जॉनी रामचंद्र की उम्र लगभग 1 साल थी। उसकी माँ भी एक स्वीपर थी। वो एक पागलखाने के अनाथालय के अंदर जॉनी वो स्वीपर थी। इस प्रकार माँ बेटा अपना गुजारा करते रहे। लेकिन 1947 के अंदर इस देश का बंटवारा हुआ, तो रामचंद्र को और उसकी माता को लाहौर छोड़ करके अपने गांव मोलनपुर, जो कि जिला बदायूं यूपी में था, वहाँ आना पड़ा। मैं ये बता दूं, नोट करने वाली बात है ये है, पार्टीशन जो नहीं वो हुआ तो था धर्म के नाम पर, हिंदू और धर्म और मुस्लिम धर्म के नाम पर। लेकिन नोट करने वाली बात है, पाकिस्तान से तो जो है नहीं स्वीपर जाति के लोगों को, जिन्हें हम वाल्मीकि भी कहते हैं, उनको पाकिस्तान से यहाँ नहीं आने दिया। जबरदस्ती रख लिया पाकिस्तान के अंदर कि शहर की सफाई कौन करेगा। आपका दूध के बगैर काम चल सकता है, खाने हर चीज़ के बगैर, एजुकेशन के बगैर काम चल सकता है, हर चीज़ के बगैर काम चल सकता है, लेकिन शहर में सफाई ना हो तो क्या शहर जो नहीं रहने के काबिल रह जाएंगे? 2 महीने में ही सड़ जाएंगे और शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। इतनी इम्पोर्टेंट जाति है ये स्वीपर जाति, लेकिन उसको जो महत्व मिलना चाहिए था, जो रिगार्ड मिलना चाहिए था, समाज ने नहीं दिया। मुसलमानों ने या पाकिस्तान बनाने वालों ने स्वीपर जाति के लोगों को जबरदस्ती पाकिस्तान में रख लिया, जबकि उनका धर्म हिंदू था। और उनका धर्म हिंदू क्यों था? वो भी इसलिए था क्योंकि मुसलमानों ने स्वीपर जाति के लोगों को इस्लाम कबूल नहीं करवाया। वो सुअर पालते थे, और कुरान शरीफ के अंदर जो नहीं सुअर का मांस खाना, गोश्त खाना की गुनाह है, पाप समझा जाता है। चलो, वो माँ बेटा अपने गांव में मोलनपुर के अंदर आ गए। पहले तो जो है रामचंद्र ने पाली का काम किया, पशुओं को खेत में चराने का। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो आली बन गया। एक किसान को अपने पशुओं से जो नहीं बच्चों से भी ज़्यादा प्यार होता है। ये बिल्कुल हकीकत और सच्चाई है। और जो आली होता है, हल चलाता है, उसको तो अपने बैल खुद की जान से भी प्यारे होते हैं। एक दिन खेत में सारा दिन काम करके जब शाम को रामचंद्र आया, तो उसने देखा बैल भूखे थे और दूसरे पशु भी भूखे थे, और वो रामने लग रहे थे भूख से, जैसे बच्चा भूख से रोने लगता है। रामचंद्र को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी माँ से कहा कि ये मेरे चाचा का लड़का, क्या इनको चारा भी नहीं डाल सकता? मैं सारा दिन खेत में काम करता हूँ, चारा भी लाता हूँ, कम से कम ये हरा चारा तो डाल देता।
उसकी माता जी ने कहा ज्वाइंट फैमिली को, संयुक्त परिवार को एक रखने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और अच्छा यही है अब आप अपने पिताजी की तरह से कहीं बाहर काम ढूंढ लीजिए। रामचंद्र को ये बात बड़ी पिंच हुई। वो रात को खेतों की रखवाली के लिए अपने खेत में चला गया, और वो खेत में ही सोता था। उस टाइम मक्के की फसल थी और आवारा पशु आते थे। रामचंद्र रात भर सोचता रहा। वो सिर्फ एक कुर्ता पजामा जो पहन के गया था उसके पास वही ड्रेस थी, और उसकी जेब में 80 रुपए थे। उसने रात भर सोचकर सुबह जोनी गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया, और वो सीधा खेत से काम की तलाश में जा रहा था। कहते हैं किसी को तो उम्र भर मंजिल नहीं मिली, और किसी को जोनी घर से निकलते ही मंजिल मिल गई। शायर लोग कहते हैं किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, और कोई हमारी तरह से उम्र भर सफर में रहा। लेकिन रामचंद्र उन लोगों में था जिसको योग्यता के अनुसार काम मिलता रहा। जब वो घर से निकला तो उसे एक जानकार आदमी मिला। उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मुझे काम की तलाश है। उस आदमी ने कहा आपके तो घर में ही काम काफ़ी है, आपकी तो ज़मीन है। रामचंद्र के दादा के पास 90 बीघे ज़मीन थी, जो लगभग 15 एकड़ बनती है, लेकिन कुछ कटाव के कारण गंगा नदी के अंदर चली गई थी, और उसका चाचा अब भी 50 बीघे की खेती करता था। तो रामचंद्र ने कहा नहीं, या मेरी माँ ने कहा मुझे काम की तलाश है, मुझे काम चाहिए। तो उसने कहा चलो आप मेरे साथ दिल्ली चलो। वह भी एक मजदूर था, और पुरानी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। उसके बिल्डिंग के अंदर वो मजदूर का काम करता था, सीमेंट की बोरियां ढोता था, ईंटें ढोता था, और वो झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहता था। उसकी एक झुग्गी झोपड़ी थी। रामचंद्र उसके साथ दिल्ली चला गया। उसने कहा, उसके रिश्तेदार ने, वो तो काम पर चला गया कि आप जोनी दिन में आटा खरीद ले आना। रामचंद्र आटा खरीदने के लिए गया, लेकिन वो रास्ता थोड़ा दूर निकल गया, वो रास्ता भूल गया। उसे न तो बिल्डिंग का नाम मालूम था, न उस झोगी झोपड़ी की बस्ती का नाम मालूम था। जैसे कहते हैं हरियाणवी भाषा में कहते हैं रुड़ गया। वो रास्ता भूल गया और वो भटक गया रास्ता, और गलत दिशा में चलता रहा। और शाम को जोनी नई दिल्ली के अंदर पहुंच गया, वो अकबर रोड पर। जब सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा हो गया, वो सड़क के किनारे एक कूड़े के ढेर पर बैठा रो रहा था। तभी एक आदमी आया, उसका नाम था सोनलाल। वो धोबी था। उसने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो रामचंद्र ने अपनी सारी घटना बता दी। वो उसको अपने घर ले गया। वहाँ उसने पूछा आपकी जाति क्या है? उसने कहा मेरी जाति स्वीपर है। फिर भी उसने जो नहीं, वो मजदूर लोग जाति पाति से ऊपर उठे हुए आदमी, उसने उसको अपने घर में सुलाया, उसको वहाँ जो नहीं खाना दिया, और उसने कहा आप जो नहीं अपना जब तक रिश्तेदार ना मिले यहाँ रहना, वरना जो नहीं ये दिल्ली है, और आप जो नहीं आपकी जान को भी खतरा हो जाएगा। चलो सोनलाल सुबह उसको अपने एक ऑफिसर रहता था, नायर साहब, उस कॉलोनी के अंदर ऑफिसर कॉलोनी थी, बहुत बड़ा ऑफिसर था। सोनलाल धोबी उसके कपड़े धोता था, उसके पास ले गया और उसने रामचंद्र की कहानी बताई कि इस लड़के को काम चाहिए। राम नायर साहब ने एक ऑफिसर के पास फ़ोन किया जिसको स्वीपर की ज़रूरत थी, और उसने अपने स्वीपर को कहा कि इसे सुबह उस ऑफिसर के घर पर ले जाना। लेकिन स्वीपर ने उसको, रामचंद्र को, ऑफिसर के पास ले जाने की बजाय उसे कहा कि आप अशोका होटल के पीछे वहाँ चले जाना, वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ जो नहीं स्वीपरों का बहुत काम है। रामचंद्र वहाँ चला गया। उसे अशोका होटल के बैक साइड में कोई इमारत नहीं मिली। वो दिन भर भटकता रहा, लेकिन भाग्य से वो शाम को सोनलाल धोबी के घर पहुँच गया। जब सुबह नायर साहब ने सोनलाल धोबी से पूछा क्या रामचंद्र को नौकरी मिल गई, तो उसने कहा नहीं, ये तो इस तरह से अपने स्वीपर ने उसको गलत भेज दिया और रात भर भटकता रहा। इस पर नायर साहब को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने स्वीपर को बुलाया। उसने पूछा कि आपने उसको लेकर क्यों नहीं गई रामचंद्र को, आपने उसको अशोका होटल के पीछे क्यों भेजा? उसने कहा जी मैं भी एक बार वहाँ काम की तलाश में गया था,
तो इस पर नायर साहब ने कहा चलो आपको तो काम ढूंढना आता है, आपकी छुट्टी। और उसने अपने खुद के स्वीपर की जगह रामचंद्र को स्वीपर रख लिया और उसको सर्वेंट क्वार्टर में, जो उसका बहुत बड़ा घर था, बंगला था, उसमें सर्वेंट क्वार्टर भी बने हुए थे, उसमें जो नहीं एक मकान भी दे दिया। रामचंद्र वहाँ रहने लगा। इस प्रकार रामचंद्र को नौकरी मिलना भी एक चांस था। शेक्सपियर लिखते हैं चांस प्लेज ए ग्रेट रोल इन द लाइफ। हम इसे भाग्य भी कह देते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग इसे चांस कहते हैं, क्योंकि उनके लिए वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। लेकिन खुशवंत सिंह लिखते हैं बट वर्क इज वर्शिप बट वर्शिप इज नॉट वर्क। पूजा काम नहीं है, ऐसा खुशवंत सिंह लिखते हैं। काम पूजा है लेकिन पूजा काम नहीं है। चलो वहाँ रहता रहा वो। एक दिन वो बहुत बड़ा कंपाउंड था जिसमें रामचंद्र रहता था, दूसरे लोग भी, सर्वेंट भी रहते थे। तो वहाँ एक लड़का आया, एक आदमी आया और उसके साथ एक लड़की थी। सारे नौकर इकट्ठे हो गए, उन्होंने, और कुछ औरतें भी इकट्ठी हो गई। उन्होंने पूछा ये लड़की कौन है, आपका क्या नाम है, आपकी क्या जाति है, आप कहाँ से आए हो। ऐसा प्रतीत हुआ लड़के के पीछे पुलिस लगी और लड़का उस लड़की को छोड़ के भाग गया। अब लड़की को रखे कौन, ये एक समस्या खड़ी हो गई। 2-3 दिन तो वो रही। फिर जो नहीं सभी मोहल्ले का दूधिया, माली, धोबी सोनलाल और दूसरे नौकर जो नहीं वो इकट्ठे होकर नायर साहब के पास गए और उन्होंने कहा आप इस लड़की के बारे में सोचिए। तो नायर साहब ने पूछा, उस लड़की से पूछा क्या आप इस दिल्ली शहर में किसी को जानती हैं? उसने कहा नहीं। तो उसने पूछा आप कहाँ से आए? तो लड़की रोने लगी। फिर नायर साहब ने पूछा आपकी जाति क्या है? तो उसने कहा मेरी जाति स्वीपर है। आखिर में फैसला क्या हुआ? उस लड़की का नाम पार्वती था। पार्वती का रामचंद्र के साथ विवाह कर दिया गया। नायर साहब उन दोनों को अपनी कार में बिठा करके वहाँ ले गए, जहाँ शादी ब्यूरो वाले ऑफिस, शादी वाले ऑफिस में, और उनकी शादी करवा दी और रजिस्टर्ड करवा दी शादी। इस प्रकार पार्वती और रामचंद्र पति पत्नी की तरह से रहने लगे। पार्वती का रंग थोड़ा सांवला था। न तो रामचंद्र ने कभी पार्वती से पूछा कि वो आदमी कौन था, और न ही पार्वती ने कभी बताया वो आदमी कौन था और वो क्यों आई थी। लेकिन रामचंद्र पार्वती को बहुत चाहने लगा क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। किसी शायर ने कहा भी है, हुस्न का क्या काम सच्ची मोहब्बत में, रंग सावला भी हो तो यार कातिल लगता है। पार्वती का रंग थोड़ा सांवला था लेकिन नाक नक्श ठीक थे। वो दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे और खुश थे। एक दिन वो अकबरपुर रोड पर ही घूमने के लिए बाजार में गए हुए थे, तभी अचानक पार्वती की भाभी मिल गई। उसने पार्वती से पूछा ये कौन है? पार्वती ने कहा ये मेरा हस्बैंड है और मैं इससे खुश हूँ, हम पति पत्नी हैं। तब उसकी भाभी उन दोनों को पार्वती के माता पिता के पास हॉस्पिटल में ले गई। वो हॉस्पिटल में नौकरी करते थे और उनको वहाँ क्वार्टर मिला हुआ था। सारी कहानी को सुन करके पार्वती का पिता भी खुश हुआ। इस प्रकार रामचंद्र को अपनी ससुराल मिल गई। फिर वो वहाँ रहता रहा नायर साहब के पास। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जोनी नायर साहब की बदली हो गई और दूसरा साहब आ गया। दूसरा साहब बड़ा जिज्ञासु था। उसने नोट किया कि सभी नौकर जोनी वो छुट्टी के ऊपर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, लेकिन रामचंद्र कभी छुट्टी नहीं लेता। तो उसने रामचंद्र को बुलाया और पूछा क्या कारण है, सभी अपने घर जाते हैं, गांव जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? तो रामचंद्र ने अपनी कहानी बता दी कि वो तो घर से भाग कर रहा था और उसका गांव मोलनपुर है, उसका जिला बदायूं है, उसकी माँ भी है, वो गांव में रहती है। पूरा पता पूछ करके साहब ने रामचंद्र की माँ के पास चिट्ठी लिख दी। वो उसको मिली और रामचंद्र की माँ भी जो नहीं रामचंद्र से मिलने के लिए दिल्ली आ गई। इस प्रकार रामचंद्र को अपना परिवार, उसकी माँ दोबारा मिल गई। और फिर रामचंद्र गांव में जाने लगा, उसकी पत्नी भी गांव में रहने लगी। समय के साथ रामचंद्र को एक बेटा हुआ जिसका नाम महेश रखा, एक बेटी हुई जिसका नाम रानी रखा, और जोनी उसकी पत्नी गांव में रहती थी। लेकिन
गेस्ट हाउस से वो गेस्ट वहाँ से उसकी नौकरी छूट गई। ऑफिसरों की बदली होने के पास नौकरों में भी आपस के अंदर जो नहीं बड़ी दोस्ती होती है, तो उसकी दोस्ती जो नहीं एक गेस्ट हाउस के ऑफिसर मैस के रसोइये के साथ थी। तो रामचंद्र ने कहा मुझे नौकरी चाहिए। रामचंद्र उस रसोइये का एक रिश्तेदार था गरीब प्रसाद, उत्तराखंड का ब्राह्मण, वो मारक तुल्ली के पास जो नहीं वो रसोइये का काम करता था। इस प्रकार रामचंद्र को मारक तुल्ली के पास स्वीपर की नौकरी मिल गई। जो राम मारक तुल्ली जो नहीं वो बीबीसी के अंदर 35 साल तक हिंदुस्तान से संवाददाता रहा है। उसका जन्म कलकत्ता में ही हुआ था। 1965 में वो दिल्ली के अंदर रहने लग गया था। तो उसका भी रामचंद्र से बड़ा लगाव था। तो रामचंद्र के फिर जो नहीं 2 साल के बाद मारक तुल्ली के रसोइया जो था गरीब प्रसाद, उसकी मृत्यु हो गई। और उसने जो नहीं उसकी पत्नी जो नहीं मार्गरेट थी, मारक तुल्ली की पहली पत्नी, वो भी रामचंद्र को बड़ा पसंद करती थी कि ये एक वफादार आदमी है और मेहनती आदमी है। उसने कहा रामचंद्र को ही रसोइया बना देते हैं, लेकिन रामचंद्र ने इनकार कर दिया। आखिर में रास्ता ये निकला कि गरीबदास की पत्नी, जिसको सभी मम्मी जी कहते थे, माता जी कहते थे, वो रसोई का काम करेगी, रामचंद्र उसकी हेल्प करेगा। तो इस प्रकार वो दोनों रसोई का काम करने लगे। वास्तव में सारा काम तो रामचंद्र ही करता था। इससे 2 फायदे हुए, एक तो रामचंद्र की को रसोई में वो एक्सपर्ट हो गया, और दूसरा जो है नहीं गरीबदास के परिवार को क्वार्टर छोड़ के जाना नहीं पड़ा। समय के साथ रामचंद्र की बेटी भी जवान हो गई और उसकी शादी रख दी रानी की। वो 16 साल की उम्र थी। शादी के अंदर जोनी मारक तुल्ली भी गया, और जोनी उसकी पत्नी, पहले वाली पत्नी मार्गरेट से तलाक हो चुका था, उसकी पत्नी गिल्ली भी गई। गिल्ली मैंने खुशी, और रानी की शादी हुई। तो वहाँ गिल्ली ने पूछा क्या ये लव मैरिज है? तो वो जो शादी में इकट्ठे हुए आदमी थे, एक बूढ़े ने बताया कि नहीं, ये लव मैरिज नहीं है, हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं होती, और हमारी जो नहीं शादियाँ जो नहीं वो जाति के अंदर ही होती हैं। तो मारक तुल्ली ने बताया। इस पर गिल्ली को एक बार मैं जो नहीं दिल्ली के अंदर देहात में गया हुआ था, और मैंने वहाँ एक चौधरी से पूछा कि हमारे यहाँ तलाक बहुत होते हैं, आपके तलाक क्यों नहीं होते? तो उस चौधरी ने जवाब दिया कि आपके इंग्लैंड के अंदर पहले लव होता है और बाद में शादी होती है, मैरिज होती है। जब लव ख़त्म हो जाता है तो शादी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में पहले मैरिज होती है और उसके बाद लव होता है, इसलिए हमारी शादियाँ स्थायी हैं। गिल्ली ने यह भी पूछा क्या आप दूसरी जाति में इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेते हो? इस पर रामचंद्र के भतीजे कमल ने बताया नहीं, हमारी शादियाँ तो जाति के अंदर ही होती हैं और यहाँ जाति की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो ये इसके अंदर साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 50 के ऊपर, it was the biradari that I really wanted to talk about. I thought that as a younger man Kamal might have had doubts about the system, but he said it is still very important. जाति अब भी बहुत important है. We help each other in the biradari from birth until death. हम अपनी जाति के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक एक दूसरे की मदद करते हैं. When anyone dies, जब कोई मरता है, 1 or 200 people will collect, 100-200 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं for the funeral, उसे दफनाने के लिए, and will take the ashes to the गंगा, और उसकी जोनी अस्थियों को, उस राख को गंगा में बहा के आते हैं इकट्ठे होकर के. मैन एंड वोमेन, कम आदमी और औरतें इकट्ठे होते हैं. ओनली बिरादरी पीपल हेल्प इन यू इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, केवल बिरादरी के लोग ही आपकी बुरे समय के अंदर मदद करते हैं. तो ये लाइन ये सिद्ध करती है कि हिंदुस्तान के अंदर बिरादरी की, जाति की जड़ें कितनी गहरी हैं. एक दूसरे आशय के अंदर पेज नंबर इसी किताब में 110 के ऊपर कुंभ के मेले का जिक्र करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं कुंभ के मेले के ऊपर. और वहाँ मारक तुल्ली जो नहीं एक उससे पूछते हैं बाबे से, क्या आपके बाबे जो है नहीं दलित जाति से भी होते हैं? विल यू टेक पीपल फ्रॉम एनी कास्ट?
द रिक्रूट्स मस्ट बी, तो वो बाबा वो उत्तर देता है द रिक्रूट्स मस्ट बी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, कि जो इनको बाबे बनाया जाता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होने चाहिए। द 3 ट्वाइस बोरन अपर कास्ट, प्रीस्ट, वॉरियर, रूलर्स एंड ट्रेडर्स, फार्मर्स, जो नहीं प्रीस्ट पुरोहित के लिए भी ब्राह्मण होना जरूरी है, और जो नहीं वो कहते हैं हमारे तो मठों के जो मठाधीश होते नहीं वो भी केवल इन 3 जातियों से बन सकते हैं, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। तो ये शो करता है हिंदुस्तान के अंदर जाति की जड़ें कितनी गहरी हैं। इसलिए जातिवाद का दोनों पार्टियां फायदा उठाती हैं, और वो बहुत ही जोनी इन जाति की जड़ों को ख़त्म करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मार्क टुल्ली साहब कहते हैं कि ये तो ठीक है कि इसको स्टॉप, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, इसके ऊपर फुल स्टॉप तो नहीं लगा जाता पूर्ण रूप से जातियों के ऊपर, जातिवाद पे, लेकिन कोमा जरूर लग सकता है। इसलिए भाइयों हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अनटचेबिलिटी बहुत हद तक हमारे देश से ख़त्म हो चुकी है कि हम इस जाति की दीवारों को तोड़ें, और जो लोग पार्टियां, राजनीतिक नेता जाति के नाम पर हमें तोड़ते हैं, समाज को तोड़ते हैं, हमें सावधान होना चाहिए। हमारे हरियाणा के समाज में कहते हैं 36 जातियां, और ये 36 जातियों का गुलदस्ता है। हर एक जाति की एक ट्रेन की तरह से, जैसे लोहे की बेल होती है उसमें कुंडी फंसी हुई होती है, हर एक जाति एक दूसरे के ऊपर आधारित है, और कोई भी एक फूल या किसी गुलदस्ते से बेहतर नहीं हो सकता। कोई भी एक जाति जो नहीं 36 जातियों के समाज के यूनियन का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए हमें जाति पाति से ऊपर उठना चाहिए। इस कहानी के द्वारा मैं आपको यही समझाना चाहता था। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।